जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी बुक बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको वर्ग 12, 10 के साथ साथ जहां पर बायोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे थे क्वेश्चन, उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। इसके जितने भी प्रीवियस ईयर हमने पढ़ा चुके हैं, वीडियो के फोर वीडियो पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये 5वां है। आप लोग इतना वीडियो देखने के बाद से आप लोग को ऑटोमेटिक बायोलॉजी में कॉन्फिडेंस आएगा। आपका जिस भी एग्जाम में बायोलॉजी पूछा जा रहा है, आप लोग 100% क्वेश्चन को हल करने की गारंटी रहेगी इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, ये जो क्वेश्चन होंगे आप लोग को दिखाई देंगे कि वाकई में ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं और वाकई में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। और इस सब क्वेश्चन का हम विस्तार पूर्वक भी अध्ययन करवाएंगे। एक क्वेश्चन से हम 3-4 क्वेश्चन आपको लिबरेट करेंगे, विस्तार पूर्वक समझाएंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट्स निकालेंगे, ठीक है। चलिए आप हम लोग हमारे साथ चलते हैं। दोस्तों क्या करना है कि जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं, आप लोग भी एक कमांड पूर्वक 15 तक लिख लीजिए। और जैसे क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप लोग क्या कीजिए, सुनिए, समझिए, आंसर दीजिए, आंसर लिखिए, उसके बाद से मेरे दिए हुए आंसर से मिलाइए, ठीक है। इस तरह से आपको पता चलेगा कि हमने कितना सही किया, ठीक है। उसके बाद से क्या मैं महत्वपूर्ण इस क्वेश्चन के बाद फैक्ट बताने वाला हूं, उस पर विशेष ध्यान दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सनशाइन विटामिन है, सनशाइन विटामिन है, एसएन सनशाइन विटामिन है। तो बताइएगा, आप लोग सोच लिए होंगे, लिख लिए होंगे। अगर मैं तेज बोलूं, उसे पोच कर तुरंत सोच के तुरंत आंसर लिखिए। तो सनशाइन विटामिन है विटामिन डी। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जान लेते हैं। फैक्ट्स नंबर प्रथम कि देखिए, विटामिन डी का फैक्ट्स नंबर प्रथम में विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो बताइएगा कैल्सीफेरॉल। क्या बताइएगा, सनशाइन विटामिन विटामिन डी को, और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। और देखिए, अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है ना, तो मानव में क्या कौन सा रोग हो जाता है, रिकेटस, और छोटे छोटे बच्चों में हड्डियां कमजोर हो जाती है, ठीक है। और देखिएगा, जिसको सूरज के प्रकाश से रिकेटस की बीमारी होती है, जो ये त्वचा होते हैं ये झूलने लगते हैं, जो त्वचा होते हैं ये झूलने लगते हैं और हड्डियां कमजोर हो जाती है। खासकर क्या होता है, जैसे आपने देखे होंगे, जैसे गोवा, जो हम लोग जो बोल सकते हैं समुद्री इलाके राज्य हैं, वहां पर विदेशी बोल सकते हैं कि महिलाएं और पुरुष दोनों आते हैं और कुछ देर के लिए सनशाइन सूरज के प्रकाश को लेते हैं, सेकते हैं अपने शरीर पर। किस तरह से डॉक्टर की सलाह देती है कि सूरज के पहला किरण लीजिए, उससे सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में विटामिन डी मिलता है। सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है, जिससे रिकेटस होने की बीमारी में संभावना कम होती है। अब देखिए, अगर सूरज के प्रकाश के अलावा विटामिन डी किस किस स्रोत से हमें मिलता है। थर्ड महत्वपूर्ण फैक्ट्स जाने। थर्ड महत्वपूर्ण फैक्ट्स में है इसमें कि मछली का यकृत तेल, जो मछली का यकृत होता है उसका जो तेल होता है, ठीक है, और दूध से मिलता है, अंडे से मिलता है हमें विटामिन डी। अब हम लोग देखिए कि जो विटामिन डी का जो संश्लेषण होता है, क्योंकि जो विटामिन होता है, विटामिन की खोज फंक्शन किया गया था, तो विटामिन जो कि जल में घुलनशील तो बीसी और ईस्टर से अटैक होता है। लेकिन अगर संश्लेषण शरीर पर संश्लेषण किस किस विटामिन का होता है, तो डी और के का, सिर्फ डी और के का। और जो डी का संश्लेषण होता है ना, वो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित जो पराबैंगनी किरणें होती है, क्या होती है, पराबैंगनी किरणें होती है, वो त्वचा में जो पाए जाते हैं कोलेस्ट्रॉल, क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल द्वारा संश्लेषण होता है। त्वचा में पाए जाने वाले कोलेस्ट्रॉल द्वारा विटामिन डी का क्या होता है, सूरज के प्रकाश में जो पराबैंगनी है उसके माध्यम से विटामिन डी का संश्लेषण होता है। हमने पहले का क्वेश्चन का कितना फैक्ट जाना, 5 फैक्ट भी जाना, यानी 15-75 क्वेश्चन जानने वाले हैं वाकई में। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि काली मौतें यानी ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ किसे कहते हैं, काली मौतें किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका आंसर आप लोग सोच लीजिए, लिख लीजिए। काली मौतें प्लेग रोग को कहते हैं। किसको, प्लेग रोग को कहते हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, पहले जो प्लेग होता है वह किस जीवाणु द्वारा होता है, आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो बताइएगा। और दोस्तों एक बात और कि जो हमने जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ द्वारा बताया है ट्रिक, वह जीके ट्रिक्स के जो सभी को जानना जरूरी है उस वीडियो में है। आप लोग जो देखेगा ना, तो उस बड़े चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। जैसे जीवाणु द्वारा एडेपोया छोकाटा हिमोरे, विषाणु द्वारा ड्रिप्सिटिका कुटनी है, प्रोटोजोआ द्वारा काम पेपस, और
कवक द्वारा ए तथा खाज, मैंने काफी ही बोल सकते हैं कि अपनी ही लैंग्वेज में आपको बताने का प्रयास किए हैं। ठीक है, आप लोग जाकर उसे मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और देखिए जो यह जो होता है रोग वह किस बोल सकते हैं कि जीवाणु द्वारा होता है, तो पास्चुरेला पैसिटम नामक एक होता है, उसी के द्वारा होता है। इसमें देखिए जब हमें प्लेग होता है तो प्रभावित, जैसे विटामिन डी की कमी से रिकेटस, और प्रभावित होता है हड्डियां कमजोर होती है। और इसमें प्रभावित क्या होता है, तो फेफड़ा, यानी प्लेग रोग होने से सेकंड फैक्ट है कि प्लेग रोग होने से हमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा। इसमें क्या होता है, इस रोग का लक्षण कि बहुत तेज क्या होता है, बुखार आता है, बहुत तेज बुखार होता है और शरीर पर गिल्टियां होने लगती है, शरीर पे क्या होने लगती है, गिल्टियां बढ़ने लगती है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि टाइफाइड की जांच किस परीक्षण द्वारा की जाती है। इतना ही लिखे हैं, आप लोग पुनः लिख लीजिएगा कि टाइफाइड की जांच किस परीक्षण द्वारा की जाती है, तो लिखिएगा विडाल परीक्षण। और एड्स की जांच एलिसा परीक्षण। ठीक है, और इस तरह से, लेकिन ये वाकई में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एड्स और ये वाला विडाल परीक्षण। अब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यानी तथ्य के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो टाइफाइड की जांच होती है वो विडाल परीक्षण, जो कि हमने क्वेश्चन पढ़ा। और पहला फैक्ट नंबर 1 कि जो टाइफाइड होता है वह किस जीवाणु द्वारा होता है, तो बताइएगा साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा। इसमें जब टाइफाइड आपको होगा तो देखिए पहले ज्वर जैसे बोलते हैं ना बुखार, तो आपको 29 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। और कभी बुखार आएगा 2-4 दिन पर आएगा, फिर छूटेगा, फिर आएगा, फिर छूटेगा, यानी तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है, बुखार आता है ट्रोमेटिक, सिर दर्द होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग का कि कौन से रुधिर वर्ग सर्वग्राही है। इस पे हम लोग इसमें डायग्राम भी बनाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सर्वग्राही का मतलब होता है सभी किसी से ले सकता है, ग्राही यानी सर्वग्राहता भी बोल सकते हैं, यानी यूनिवर्सल रेसिपिटर। ठीक है, यानी सभी किसी से ले सकता है और दे किसी को नहीं सकता है, सब ए बी को सिर्फ दे सकता है। सर्वग्राही कौन है, तो सर्वग्राही पे लिख लेते हैं ए बी। कौन सा है, रक्त समूह ए बी, जो कि रक्त समूह का लैंड स्टीनर द्वारा बांटा गया था, तो लैंड स्टीनर द्वारा बांटा गया था, जो कि ए बी और ओ को सर्वदाता कहा जाता है। और इनको ए बी को सर्वग्राही क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो होता है इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। देखिए आपसे पूछा जाए कि ए बी को सर्वग्राही यानी सर्वग्राहता क्यों कहा जाता है, क्योंकि ए बी में जो होता है एंटीबॉडी नहीं होता है। क्या होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है। और ओ को सर्वदाता क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो होता है एंटीजन नहीं होता है। इस पर थोड़ा हम लोग एक और महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं इसी के परीक्षा में। ठीक है, जैसे लिखते हैं कि माता एवं पिता, जो कि रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह, यानी लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पे माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह। देखिए इसको करने के लिए मान लीजिए कि आपके पास पहले हम दे रहे हैं माता क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं पिता, माता पिता का समूह रहेगा, यहाँ पे संभावित रहेगा बच्चे में, यहाँ पे रहेगा असंभावित। समझिए, ठीक है, थोड़ा तेजी से हो रहा है इसको। और देखिए मान लीजिए कि आपको अगर पहले माता लिए हैं, तो अगर माता का क्या हो, ओ हो, रक्त समूह क्या हो, ओ हो, और पिता का रक्त समूह क्या हो, ओ हो, तो संभावित रक्त समूह क्या है, यानी सर्वदाता तो वही होगा। और इसके अलावा जो भी रक्त समूह बच गया, जैसे ए बी और ओ होता है, उसको उधर लिख देना है। तो कौन कौन बच गया, ए बच गया, बी बच गया और ए बी बच गया। अब उसी तरीका से ओ गुने ए हो, यानी माता का रक्त समूह अगर ओ है और पिता का रक्त समूह ए है। आरएच फैक्टर वाला बात चर्चा करेंगे, अभी इसमें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर माता के है और पिता का ओ है और ए है, तो संभावित रक्त समूह
क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को आता है। तो देखिए कुछ नहीं, यहाँ पे ओ है तो बच्चा में 50% चांस बनता है कि ओ आ जाए या ए हो सकता है, और असंभावित में तो बी और ए भी बच गया। जो बच गया चार में से दो घटाकर नहीं करते, उसी तरह से लिख देना है। फिर अगर O क्रॉस B हो, यानी माता का O हो पिता का B हो, तो क्या करना है, O यहाँ पे और B यहाँ पे, यानी O आने का चांस है, B आने का चांस है। अब बचा कौन नहीं आने का चांस है, संभावित कौन नहीं है, A और A B। अब उसी तरीका से अगर A और मतलब दोनों किसी का, तो पहले A हो सकता है, या अगर O और OB भी हो सकता है। चलिए अभी O क्रॉस AB, ये भी समूह हम लोग का हो सकता है। तो AB तो हम लोग का जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि यह क्या है कि सब ग्राही है। तो देखिए इसमें क्या होगा, अगर माता का O है और पिता का AB है, तो समझिए क्या होगा, उनको लड़का का चांस A या B, और असंभावित में O बच गया और A भी बच गया, O बच गया और A भी बच गया। उसी तरीका से अगर A क्रॉस A हो, यानी माता का भी A हो और पिता का भी A हो, तो संभावित होने की क्या है, तो देखिए जब A क्रॉस A है तो यही वाला हो जाएगा, यानी O हो सकता है अन्यथा A हो सकता है, और असंभावित मिल सकते हैं B और AB, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर B क्रॉस B हो, क्या हो, B क्रॉस, अभी A क्रॉस B था, अभी A क्रॉस B हम लोग कर सकते थे, लेकिन B क्रॉस हम दिखा रहे हैं B, तो यहाँ पर भी हो जाएगा O B और बचा है A और A B, ठीक है। अगर फिर A क्रॉस B हो तो संभावित होने की संभावना A हो सकती है, B हो सकती है और A B हो सकती है, A हो सकती है, B हो सकती है, A B हो सकती है, ठीक है, और O हो सकता है, क्योंकि A है और B है, ये दोनों है, तो यहाँ पे हो सकता है। और असंभावित जब चार हो गया तो यहाँ पे असंभावित में कोई नहीं लिख सकते हैं, नॉन लिख सकते हैं, NON नॉन लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं, इतना ही जटिल था। और B हो गया, B हो गया, A हो गया और यहाँ पे A भी था ना, A B है। अब उसी तरीका से A क्रॉस A भी कर सकते हैं, B क्रॉस A भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार पुनः समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहलाती है। क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है। दोस्तों जान लें कि जो त्वचा के बारे में जान लें, त्वचा भी उत्सर्जन का काम करता है। आप लोग देखे थे पसीना निकलता है, ठीक है। पसीना अगर बंद करते जाए तो भी आप लोग की हार्ट बीमारी हो सकती है। तो त्वचा की अगर बात की जाए तो इसमें भी दो ग्रंथियां होती है, एक श्वेत ग्रंथियां होती है, एक तैलीय ग्रंथियां होती है। तैलीय ग्रंथियों से इसमें भी दो ग्रंथियां होती है, एक श्वेत ग्रंथियां, एक तैलीय ग्रंथियां। श्वेत ग्रंथि से क्या उत्सर्जित होता है, श्वेत ग्रंथियां से हम लोग का जो होता है पसीना, और तैलीय ग्रंथि से क्या उत्सर्जित होता है, तो सीबम का उत्सर्जन होता है। अब देखिए जो एपिडर्मिस होता है, और त्वचा के रंग के जानते हैं, कि कोई कहता है कि गोरा रंग है, काला रंग है, या तिल निकल गया, या किसी भी जानवर का रंग हो गया, चाहे गिरगिट अपना रंग बदल लेते हैं। अगर हरा पौधा में गए तो हरा हो जाते हैं, अगर पुआल के रंग में गए तो पुआल जैसा हो जाते हैं, जैसा कहें वैसा हो जाते हैं। तो किस के कारण, तो मेला लिंग के कारण। किसके कारण, मेला लिंग के कारण। एपिडर्मिस हमने लिख चुका है, जो कि वो आंसर है, और आप लोग महत्वपूर्ण तथ्य जान रहे हैं। और देखिए जो आपसे पूछा जाता है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग, अगर अंग पूछा जाता है तो बताइएगा त्वचा। क्या बताइएगा, त्वचा। और सबसे बड़ा ग्रंथि पूछा जाता है तब होता है यकृत। क्या होता है, यकृत। और सबसे बड़ा अंग पूछा जाएगा तो बताना होगा क्या बताना होगा आप लोगों को, त्वचा। और पूछा जाएगा कि शरीर में किस हिस्से में त्वचा सबसे मोटा होता है। तो आप लोग देखे होते हैं कि जो तलवे होते हैं, या पैर के तलवे हो या हाथ के तलवे हो, तो सबसे मोटा तो पैर के तलवे आप लोग बताना होता है। किसका, पैर के तलवे। अगर पैर न दिया, हाथ न दिया तो सिर्फ तलवे मारना होता है। यानी हमने 3-4 फैक्ट इसके भी जाने। और पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो वेस्कोटोमी। ये पूछता है, वेस्कोटोमी। देखिए पुरुषों की नसबंदी, देखिए हमने जाना है कि पुरुषों में जो शुक्रनलिका होती है उसको काट दी जाती है, ताकि जो उसके शुक्राशय होते हैं वह नलिका माध्यम से न जाए, और बांध दी जाती है। और महिला में जो महिला की नसबंदी होता है, देखिए जो महिला में होता है वह होता है हम लोग का ट्यूबेक्टोमी। क्या होता है,
ट्यूबेक्टोमी। उसमें क्या होता है कि उनके जो अंडाशय वाला होता है, अंडाशय वाला जो होता है उसको काटकर बांध दी जाती है, ठीक है। और पुरुष में शुक्र नलिका को, ठीक है, शुक्र नलिका काटकर बांध दी जाती है। और इसमें हम लोग 7 क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये 5 में पूछा जाता है, ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। देखिए ये कैसे पूछेगा कि बच्चों का लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। जो कि हम लोग के जो भारत है, जो कि हम लोग ग्रामीण सभ्यता है, उसमें अधिकांशतः देखा जाता है कि किसी घर में किसी माता का सिर्फ लड़की ही हो रही है तो उस माता को दोष दिया जाता है। अरे माता में क्या दोष है, वो सब किस पर निर्भर करता है, तो पिता पर निर्भर करता है। आप लोग अच्छे से जान लें। तो बच्चों का लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है, तो आंसर होगा इसका पिता। इसका आंसर होगा पिता। प्रूफ के साथ जानिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बॉय यानी बॉय का गुणसूत्र यहाँ पे गर्ल, बॉय का गुणसूत्र में हम लोग जानते हैं कि एक्स वाई होता है और गर्ल का गुणसूत्र में एक्स एक्स होता है। अगर ये आपस में संलग्न करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे समझ ले पहले बात को कि ऑटोसोम महत्वपूर्ण एक फैक्ट है कि ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, यानी पुरुष में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, तो 22 क्या होते हैं, ऑटोसोम 22 जोड़ा लिख देते हैं, 22 जोड़ा बराबर 44 क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। और यहाँ पर भी 22 जोड़ा बराबर 44 ऑटोसोम होते हैं, ठीक है। अब देखिए जब 22 जोड़े 44 ऑटोसोम होते हैं और लिंग यानी ये क्या होते हैं, अलैंगिक होते हैं। पूछा जाएगा कि अलैंगिक की संख्या 44। अब देखिए एक्स वाई क्या होते हैं, लैंगिक होते हैं, जो कि 2 है लैंगिक, और ये इसमें भी एक्स एक्स का होते हैं लैंगिक होते हैं। तो समझिए मेरी बात को कि जो लैंगिक होते हैं ना, तो यही जो होता है लिंग का निर्धारण करते हैं कि लड़का होगा कि लड़की। तो बुझिए कि लड़की में तो एक्स एक्स है, यानी वह तो लड़की का ही निर्धारण कर रही है। अगर पुरुष का एक्स जाया और महिला का एक्स आया, ठीक है, तो एक्स एक्स संयुग्म बना, जायगोट का निर्माण हुआ। जब जायगोट का निर्माण हुआ तो आप लोग को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे किसका संभावना है, लड़की का संभावना है। फिर अगर पुरुष का वाई आया और महिला का एक्स आया, तो एक्स वाई यहाँ पर किसके माध्यम से निर्धारित हुआ, तो हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे पुरुष यानी उसका वाई आया उसके गुणसूत्र पर, और 23 बनकर 23 जोड़ा होता है गुणसूत्र की संख्या, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जो गर्भाशय में मानव में भ्रूण किस द्रव में होता है। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है। आप लोग देखे होते हैं कि गर्भाशय में द्रव होता है, उस द्रव में जो लड़का रहता है वह किस द्रव में तैरता रहता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका हो जाएगा अमनियाटिक द्रव। क्या होता है, अमनियाटिक द्रव होता है। इसी में जो भ्रूण होता है वह तैरता रहता है, जो कि आप लोग प्रसव के दौरान जो आपके माता पिता हैं उनसे पूछेगा, आप लोग को बता सकते हैं। आप लोग 12वीं क्लास में पढ़े होंगे, आप लोग अनुभव भी कर रहे होंगे और कहीं मूवी में दिखाया भी जाता है, ठीक है। तो इसमें ये हो गया। अगर देखिए जो भ्रूण होते हैं वो पोषण किस द्रव के माध्यम से करते हैं, ये पूछा जाएगा। चाहे किसके द्वारा करते हैं, चाहे किस संरचना द्वारा करते हैं, तो प्लेसेंटा। किसके संरचना द्वारा, प्लेसेंटा, जो कि नाभि द्वारा उनको जुड़ा होता है, ठीक है। और जो बच्चे होते हैं ना वो उत्सर्जन का भी काम करते हैं, वह उत्सर्जन गर्भाशय में करते हैं और मादा द्वारा जो उनकी योनि होती है उससे वह समय समय पर बाहर निकलता रहता है। क्या होता है, समय समय पर बाहर निकलता रहता है। और देखिए जो अल्ट्रासाउंड क्या होता है, जब बच्चे का जो परीक्षण किया जाता है वह अल्ट्रासाउंड करके देता है। उसमें अल्ट्रासाउंड में जो बच्चा होता है वह बोल सकते हैं कि 2 माह पर उसका बाल उड़ा जाता है और 3 माह पर जनन विकसित होने लगता है और 4 माह पर जैसे पाद ये सब पैर का पाद उतारने लगता है, 5 माह पर थोड़ा सा परिपक्व हो जाता है। उसके बाद से 6 माह पर वैसा उसमें वृद्धि होने लगता है, जो कि हमने वर्ग 12 में पढ़ चुके हैं। अब देखिए 9 में कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो हीमोग्लोबिन ऑप्शन देगा आपको आरएनए, डीएनए, ऐसा ऐसा आप लोग को देगा कि आरएनए का होगा कि डीएनए का होगा कि किसका होगा महत्वपूर्ण घटक। तो हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है पूछेगा तो बताइएगा आरएनए, जो कि राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो आरएनए डीएनए में चल गया, सॉरी। देखिए हीमोग्लोबिन तो रक्त से समित है ना, तो हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो ऑप्शन दे देगा कि आरबीसी, कि डब्ल्यूबीसी, कि प्लेटलेट्स कण, कि रक्त बिंबाणु, कुछ भी दे तो हमेशा मानना होता है आरबीसी का। आरबीसी का लाल रक्त
कण का होता है। और ये देखिए लाल रक्त कण लाल रक्त का क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण ही होता है, जो कि लाल रंग का होता है। इसका कार्य पूछता है कि हीमोग्लोबिन का कार्य बताइए, तो आपको बताना होता है फैक्ट नंबर 1 कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए इसका कार्य होता है। देखिए इसका जो पश्चिमी मात्रा में होता है वह हमें लोहा से प्राप्त होता है और रक्त का लाल रंग इसी के कारण होता है। ठीक है, अब चलते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आप लोग के बोर्ड में आने की संभावना ज्यादा है कि वह है आर्कियोपटेरिस किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है। आर्कियोपटेरिस, देखिए आर्कियोपटेरिस बताना है ना, तो आर्कियोपटेरिस एक पक्षी भी है और सरीसृप, दोनों बोल सकते हैं कि आर्कियोपटेरिस जो है सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी है। अब आर्कियोपटेरिस से ये एक योजक कड़ी है। और एकिडाना के भी बारे में पढ़ लेते हैं। एकिडाना जो है ये भी योजक कड़ी है, जो कि स्तनी वर्ग की योजक कड़ी है। वह क्या करती है कि वह अंडा देती है। जो बोल सकते हैं कि जो एकिडाना होती है वह अंडा देती है, सीधे बच्चा जन्म नहीं देती है। और जो आर्कियोपटेरिस होती है यह एक पक्षी होती है। क्या होती है? पक्षी होती है, जो बहुत विशाल पक्षी थी, यह अब विलुप्त हो चुकी है। जो विलुप्त जानवर होते हैं उन्हें रेड डाटा बुक पुस्तक में रखा जाता है। यह विलुप्त हो चुकी है। यह पक्षी है आर्कियोपटेरिस। इस पक्षी में जो चोंच होते हैं, क्या होते हैं? चोंच होते हैं। पूछता है कि निम्न में से किस पक्षी में चोंच में दांत होते हैं, तो किस पक्षी में दांत होते हैं, तो आपको बताना होगा आर्कियोपटेरिस, यानी इस पक्षी के चोंच में क्या होते हैं? दांत होते हैं। अब चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 11 नंबर 11 नंबर है हम लोग का द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक के लेखक। द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक के लेखक तो बताइएगा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अब इनके जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है इस पर हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए दी ऑरिजिन ऑफ पुस्तक के लेखक ये जाने, और नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक सिद्धांत का प्रतिपादक इन्हीं कहा जाता है, और विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया ये भी पूछा जाए तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। और प्राकृतिकवाद का अभी हमने बताया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को ध्यान देना है। इन्होंने प्राकृतिक पर ही सबसे ज्यादा विशेष ध्यान दिया था। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन खरपतवार नाशी है, या पूछता है कि 2,4-D क्या है। तो आप लोगों को बताना होता है कि यह जो है खरपतवार नाशी है। खरपतवार नाशी है। देखिए खरपतवार नाशी क्या होता है कि जब फसल में अवांछनीय तत्व, अवांछनीय मतलब जो फसल के अलावा अन्य कोई अनुपयोगी पौधे हैं वह उग जाते हैं, तो उनको उस पौधे के जो पोषण होता है उससे उसका हिस्सा भागीदारी बनते हैं। तो उस भागीदारी को रोकने के लिए यानी उस पौधे को मारने के लिए ही खरपतवार नाशी का प्रयोग किया है, जो कि 2,4-D है खरपतवार नाशी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि फल पकाने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं। तो फल पकाने वाले हार्मोन जो होता है हम लोग का एथिलीन होता है। क्या होता है? एथिलीन। कोकेन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? इसका आंसर हो जाएगा सिनकोना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिनकोना। अब इस पे महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। इस पे महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि हम लोग बता सकते हैं कि जो सिनकोना है यानी कोकेन है, यह एक जो प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला बीमारी है मलेरिया, उसके उपचार के लिए इस पौधे से दवाई बनाया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए जो मैकुलाच हैं उन्होंने ही 1827 ईस्वी में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था। जो मलेरिया है, मलेरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? मैकुलाच। याद रखिए मैकुलाच 1827 ईस्वी में। अब देखिए जो लेवरन जो है मलेरिया किस प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, बोलते हैं ना प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ नामक द्वारा होता है बीमारी। तो जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ परजीवी है इसका खोज लेवरन द्वारा किया गया था। लेकिन इस रोग का वाहक जो मादा एनोफ्रिज मच्छर है, क्या है? मादा एनोफ्रिज मच्छर है, इस वाहक का खोज रोनाल्डो रास द्वारा किया गया था। आशा करते हैं कि मेरी बातों को जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स 4-4, 5-5 आ रहा है आप लोग नोटबुकों में लिखते चल रहे होंगे। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो हुगो डी ब्रिज द्वारा। किसके द्वारा? हुगो डी ब्रिज द्वारा
उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इस तरीके से हमने एपिसोड 5 यानी 5 जो आज का वीडियो है उसके माध्यम से हम लोगों ने 12th क्लास के मोस्ट इंपोर्टेंट के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम के लिए बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों पर ध्यान दिया और विशेष अध्ययन किया, उनके महत्वपूर्ण फैक्ट को भी जाना। दोस्तों आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से वीडियो आप लोगों को मिलते रहे, आप लोग अपनी तैयारी में और जोश अच्छे तरीके से तैयारी कर सके, ताकि आप लोग का मार्क्स अच्छे आ सके, आपका जो सिलेक्शन हो वो निश्चित हो सके। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए।